बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, बेसब्री से सिर्फ अमेठी और रायबरेली के लोग ही नहीं, जो राजनीतिक पंडित हैं और जो पूरे देश का जनमत है, वो सबके सब इंतजार कर रहा था। 3 मई अर्थात आज जो है वहां पे नामांकन की अंतिम तिथि थी। जैसा कि आपको पता, अमेठी से तो पहले ही स्मृति ईरानी जो है नामांकन भी अब कर चुकी हैं। उनकी उम्मीदवारी करीब महीना भर पहले घोषित कर दी गई थी। रायबरेली से अलबत्ता बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी, लेकिन कल दोपहर में ही जो दिनेश प्रताप सिंह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी एमएलसी हैं और योगी सरकार में वो मंत्री हैं, उनके नाम की घोषणा रायबरेली से कर दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और आज जो है घोषणा किया गया कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको बताता हूं कि ये जो सारे किरदार हैं, स्मृति ईरानी हैं, राहुल गांधी हैं, किशोरी लाल शर्मा है जिनको केएल शर्मा के नाम से जाना जाता है, और दिनेश प्रताप सिंह है, ये हैं कौन और इनको क्यों उम्मीदवार बनाया गया। सबसे पहले रायबरेली की बात करते हैं। अभी कुछ देर बाद जो है राहुल गांधी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ में रायबरेली आएंगे और वहां से उनका नामांकन होगा। बताया जा रहा है कि उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और भी जो इनके करीबी हैं वो सब के सब इसमें शामिल होंगे और एक बड़े जनसमूह या रैली, रोड शो करते हुए ये अंततः पहुंचेंगे डीएम कार्यालय और वहां पर अपना नामांकन करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के बारे में तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनके बारे में सबको सब कुछ पता है। सबको सब कुछ पता है कि वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे। वो एक मुस्लिम बहुल सीट है और सबको पता था कि जब तक वायनाड का चुनाव नहीं होगा तब तक ये व्यक्ति दूसरे जगह से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं करेगा। और ये सबका मानना था। मैंने इसमें जो कांग्रेसी हैं वो भी दबे छुपे शब्दों में वो भी बताया करते थे और वैसा ही जैसा अपेक्षित था वैसा ही हुआ कि कल जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। लेकिन अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। ये बताता है कि राहुल गांधी में अब ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो दोबारा जाकर के अमेठी से स्मृति ईरानी का मुकाबला कर सके, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जब से वो 2014 में जब चुनाव हारी थी तब से वो अमेठी को अपना घर बना चुकी है। वहां पे हर महीना 2 महीना पे जाना, अमेठी के लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसके समाधान को ढूंढना, और खास करके जब से योगी मुख्यमंत्री बन गए तब से वहां के समाधान को वो समाधान ढूंढती अब नहीं है, वो अब समाधान देती हैं। और 2019 में उन्होंने वादा किया था कि अभी मेरा यहाँ पे घर नहीं है, लेकिन मैं जब अगला चुनाव लड़ने आऊंगी उससे पहले अमेठी में मेरा घर होगा। और उन्होंने गृह प्रवेश भी कर लिया है और लोगों को बताया कि अब मैं आपके लिए बाहरी नहीं हूं, मैं सदैव यहीं पर आपके लिए उपस्थित हूं। तो उन्होंने अपने घर का भी निर्माण कर लिया और वो वहां पे काफी लोकप्रिय ही नहीं है, वो अपने जनसंपर्क के माध्यम से वहां के हर गांव, हर लोग और हर जो भी हो सकता है, जितना ज्यादा संभव हो सकता है वो कर रही है। तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी से चुनाव हारने के बाद वहां कभी गए ही नहीं। अब अगर वो वहां प्रकट हों और चुनाव लड़ें तो आखिर वो किस मुंह से मतदाता के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई क्यों हमको तुम वोट दो। जैसा कि कांग्रेसियों की पुरानी बीमारी रही है और पुराना ट्रिक रहा है, उन लोगों ने ये उड़ाना चालू किया कि अमेठी के लोग बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को, अरे वो चुनाव था, अगर मैं वोट किसी के पक्ष में इस बार देता हूं और मुझे लगता है कि उम्मीदवार ठीक है तो मैं पश्चाताप क्यों करूंगा, मैं अगले बार उसके खिलाफ वोट करूंगा। इसमें पश्चाताप शब्द कहां से आ जाता है? कोई मैंने गौ हत्या कर दी है या मैंने किसी का गर्दन काट दिया है जो मैं पश्चाताप करता फिरूं? तो ये तो रही बात दोस्तों स्मृति ईरानी की, वो बड़े दमखम से लड़ रही हैं और राहुल गांधी वहां पे चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में सबको पता है। राहुल गांधी जो वायनाड में चुनाव लड़ने गए थे और
उसके बाद जब तक वहां पे चुनाव संपन्न नहीं हुआ उस समय तक उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कहीं और से नहीं की गई। इस पर चुटकी लेते हुए कल टीवी9 पर एक उनका प्रधानमंत्री ने उन लोगों को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में क्या कहा, और इस इंटरव्यू को इसलिए भी ध्यान से सुनिए कि अभी जो आरक्षण में जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा आ रहा है वो क्यों आ रहा है। पहले आप इस इंटरव्यू को सुनिए। मेरे मन में तो सवाल है जी, और मैं तो मीडिया के लोगों को कहता हूं, खोजिए क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या। मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ। क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? बदले में देश में चुनाव जिताओ, क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? देश जानना चाहता है। और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है, SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है, और वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री स्पष्ट कह रहे हैं कि क्या ये कोई सौदा है कि तुम हमको यहाँ पे वोट दो, उसके एवज में मैं तुमको मुस्लिम आरक्षण दूंगा। हालांकि मुस्लिम आरक्षण की बात नई नहीं है, ये जो है 2009 और 2014 के जो कांग्रेसी घोषणा पत्र था, जो मैनिफेस्टो था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं सत्ता में आने पर मुस्लिमों को आरक्षण दूंगा। जबकि दोस्तों आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप धार्मिक आधार पे किसी व्यक्ति को आरक्षण दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं है और ये इस तरह का प्रयास कर रही है। एक तरफ से ये मुस्लिमों को मूर्ख बना रही है क्योंकि ये संभव ही नहीं है। और क्या कांग्रेस ये दावा कर सकती है कि वो संविधान बदल देगी? वो संविधान बदल देगी मुस्लिमों को आरक्षण के लिए? कल जो ये चैलेंज जो मोदी ने फेंका इसके तरफ, मेरा दावा है दोस्तों कि कांग्रेस में किसी की औकात नहीं को वो कह दे कि मैं संविधान में बदलाव कर दूंगा धार्मिक आधार पर लोगों को आरक्षण देने के लिए। तो ये तो बात रही दोस्तों रायबरेली और अमेठी और राहुल के बारे में। अब रायबरेली से उनके सामने जो खड़े होंगे उनका नाम है दिनेश प्रताप सिंह। ये 2018 तक सोनिया गांधी के स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते थे। सोनिया गांधी चुनाव लड़ने आती थी, ये चुनाव लड़वाते थे, सोनिया गांधी जीत करके चली जाती थी। और जो सारा पावर एक्सरसाइज करना है, जो भी काम करना है, वो सबके सब यही दिनेश प्रताप सिंह किया करते थे। इनके घर का नाम है पंचवटी और पंचवटी ही तय करता है कि रायबरेली में कहां पर क्या होगा। चाहे वो जिला प्रमुख की बात हो, पंचायत स्तर पे किसी को जिताना हराना, जो भी होना है वो सब के सब इसी पंचवटी जो दिनेश प्रताप सिंह का घर है वहीं से तय होता है। ये बहुत ही फेमस, अगर आप रायबरेली कभी जाइएगा तो आप किसी से भी पूछिए, रिक्शा वाले से पूछिए कि पंचवटी है कहाँ, वो आपको वहां पहुंचा देगा। ये इतने पावरफुल व्यक्ति है। 2018 में इन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। और अभी वर्तमान में वो योगी सरकार में मंत्री हैं। वो MLC हैं, MLC का चुनाव जीत का, नामांकित नहीं, नॉमिनेटेड नहीं है, वो व्यक्ति चुनाव जीत के आया है और तब वो मंत्री है। और इस पिछली बार में 2019 में भी वो सोनिया गांधी के खिलाफ जो है चुनाव लड़े थे और सोनिया गांधी के जीत के प्रतिशत को इतना नीचे कर दिया था कि सोनिया गांधी को एक बार सोचना पड़ा कि दोबारा हम यहाँ पे रायबरेली चुनाव जीतने जाएं या न जाएं। अब इस बार जो है सोनिया गांधी के राहुल गांधी के खिलाफ यही दिनेश प्रताप सिंह खड़े हैं। और मेरा दावा है दोस्तों कि बहुत भयानक टक्कर होगी। आप किसी के बारे में भी एक तरफा आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफा ये व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा राहुल गांधी या हार जाएगा। ये दोनों ही बात कहना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही, राहुल गांधी का भाई वो राष्ट्रीय नेता हैं, उनके परिवार का वो पारंपरिक रूप से सीट रहा है रायबरेली, वहां से इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत चुनाव लड़ा करती थी कभी, तो वहां पर उनका दबदबा है, उनकी पहुंच है। लेकिन अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि वो लगातार वहां पर उपस्थित होते नहीं, जिसके कारण, और चूंकि दिनेश प्रताप सिंह ही इनका सारा कार्यभार देखा करते थे, वो जानते हैं कि कहां पे क्या हमें करना है।
इसलिए ये चुनाव बहुत राहुल गांधी के लिए कठिन होगा। अब आते हैं अमेठी पे। अमेठी पे इस पूरे का चौथा कैरेक्टर है, उनका नाम है किशोरी लाल शर्मा। किशोरी लाल शर्मा के बारे में सबसे पहले आपको ये बता दें, इस व्यक्ति को आज तक किसी व्यक्ति ने कुछ बोलते हुए नहीं देखा है, कोई किसी ने कुछ इनको बोलते हुए नहीं देखा है। इनकी भाषा शैली कैसी है, किस तरह की बात, इनको किसी ने नहीं देखा। ये नेपथ्य के आदमी हैं, ये बैकग्राउंड में रह करके पीछे रह के काम करते हैं, और यही वो व्यक्ति है जो लुधियाना का रहने वाला है। केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा जो हैं, ये लुधियाना के रहने वाले हैं, और ये पिछले तीन दशक से ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जो चुनाव प्रबंधन का कार्य है वो यही देखा करते थे। सारा बैकडोर मैनेजमेंट ये यही इसी व्यक्ति के हाथ में था। लेकिन ये व्यक्ति लोगों के बीच में जाकर के आज तक न तो कुछ कहा है और न कभी किसी ने इनको सुना है। तो लोगों का मानना है कि ये खाना पूर्ति के लिए, चूंकि ये गांधी परिवार के बड़े ही वफादार है, इसलिए यहाँ पे इनको टिकट दे दिया। जब इनके टिकट की घोषणा हुई तो इस व्यक्ति का हालात देखिए। मेरे को आएगा, मैं बताऊंगा। प्लीज नो, प्लीज नो, प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे को आएगा सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, नाम आ गया, ये देखिए सर। अरे सर ऑफिशियल आ गया, ये काफी चलेगा सर, आ गया, फेक नहीं है। नहीं, मैं बात करूंगा जिनसे करनी है तभी तो मैं करूंगा। अभी बात तो बस इतना ही बोल दीजिए सर कि अभी भैया अभी कर रही है। प्लीज रिक्वेस्ट। आपको देख करके लग रहा होगा कि ये व्यक्ति बड़ा डरा सहमा सा है, कंफ्यूज है। वो कहा कि हम नहीं मानेंगे। पत्रकार उससे कह रहे कि भैया आपके नाम की घोषणा हो गई है, ये देखिए वो मोबाइल पे नाम दिखा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब इस व्यक्ति से आप ये उम्मीद कीजिए कि अमेठी जैसे हॉट सीट पे ये चुनाव जीतेगा। ये कांग्रेस के द्वारा दिया गया वॉक ओवर है। ये लोग कहने को कुछ भी कहें, लेकिन वास्तविकता यही है कि स्मृति ईरानी से ये लोग इतना डर चुके हैं कि न तो राहुल गांधी वहां पे दोबारा जाने की हिम्मत करता है, और न ही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन जो प्रियंका गांधी वाड्रा, उसको वहां पे चुनाव लड़ने के लिए भेजने की बात करता है, क्योंकि पता है कि वहां पे चुनाव हार जाएंगे। और इस बार जो हार का जो दायरा था, जो हार जो हुई थी पिछली बार 55,000 से कांग्रेस हारा था, राहुल गांधी हारे थे। इस बार ये बढ़ करके 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख पहुंच जाए तो किसी को भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। और केएल शर्मा के सामने ये 2 लाख से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि केएल शर्मा जमीन का आदमी नहीं है। ये घर में बैठ करके पॉलिसी बना सकता है, प्रबंधन का काम कर सकता है, कितनी गाड़ी भेजना है, किसको कहां भेजना है, किस व्यक्ति से क्या बात कर, वो सब ये कर सकता है। लेकिन न तो ये चुनावी भाषण दे सकता है और न ही लोगों के बीच में जाकर के अपनी कोई भी बात जनसंपर्क के माध्यम से भी कहने की इसकी औकात है। तो अमेठी तो पूर्ण रूप से वॉक ओवर है। इसमें आप कोई भी अब बतावे कि नहीं वो ये हैं वो हैं, बड़े तेज व्यक्ति, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा, जो कल तक स्मृति ईरानी के लिए बोलते थे कि ये बाहरी है, अब तो वहां पे घर बना ली, अब तो वो अमेठी के हो गई। अब ये आरोप जो है केएल शर्मा पे लग रहा है, क्योंकि वो लुधियाना के हैं और वो अमेठी और रायबरेली में सालों भर बैठे नहीं रहते हैं। वो जब चुनाव का समय आता है तब 2 महीना के लिए आते हैं, चुनाव संपन्न करवा करके फिर से वो लौट जाते हैं। इसलिए अब उन पे एक बाहरी का ठप्पा भी लग गया। और सबसे मुख्य, केएल शर्मा को लोग कोई वोट क्यों दे? केएल शर्मा को कोई क्यों वोट देगा, जबकि उस आदमी की मैंने कहीं कुछ एकदम जैसे अमेठी में लगता है जैसे कांग्रेस कंफ्यूज है। अब दोस्तों, मैंने बात कर ली राहुल गांधी की, स्मृति ईरानी की, जिनके बारे में सबको सब कुछ पता है। केएल शर्मा की बात कर ली और साथ ही मैंने दिनेश प्रताप सिंह के बारे में भी आपको बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा, इसी से जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा हटके एक और बात आपको बताता हूं कि आखिर दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये दोनों ही अमेठी से चुनाव लड़ने क्यों नहीं है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन प्रियंका गांधी इस बार कहीं से भी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? तो इसका पहला ही दिया गया कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि एक ही परिवार का 3 व्यक्ति संसद में हो। चलो अच्छी बात है। दूसरा दिया गया कि लोगों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि दरअसल प्रियंका गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जो कांग्रेसी हैं वो इनको अमेठी भेजना चाहती थी। तो अब मान लीजिए कि अगर प्रियंका गांधी
अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए आ जाती हैं और वहां से चुनाव हार जाती हैं, जिसकी संभावना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये भाई बहन कभी भी चुनाव जीतने के बाद अमेठी के लोगों की सुध लेने की कोशिश इन लोगों ने कभी नहीं की है। अब सोचिए कि 5 साल बीत गया, लेकिन 2019 के चुनाव हारने के बाद कभी भी राहुल गांधी अमेठी में प्रकट नहीं हुए। लोगों की समस्या सुनना तो दूर की बात है, अपनी शक्ल ही आके दिखा देते। अब होगा ये कि मान लीजिएगा प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव हार गई, अब तक जो है प्रियंका गांधी को दबे स्वर में ही, लेकिन कांग्रेसी ये मानते हैं कि राहुल के विकल्प हैं प्रियंका गांधी, क्योंकि अगर राहुल गांधी तो फ्लॉप है ही, अब अगर और इस बार भी चुनाव हार जाते हैं, गलती से अगर वायनाड का चुनाव हार जाते हैं, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, तो आखिर कांग्रेस किस गांधी परिवार के किस सदस्य को प्रोजेक्ट करेगी? स्वाभाविक है प्रियंका गांधी को, उनके पति को तो प्रोजेक्ट करने से रही। बेचारे बड़े इस बार बड़े, जिसको बोलते हैं ना कि एक बच्चा जैसे नहीं होता है कि एकदम चॉकलेट के लिए मरा जा रहा हो, वो अमेठी से वो व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ने के लिए मरा जा रहा था। वो कह रहा था कि लोग हमको वहां से चिट्ठी लिख के बुला रहे हैं, लोग मेरे पास आके मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अमेठी से चुनाव लड़ो। लेकिन उस बेचारे को कांग्रेस परिवार ने, जो गांधी परिवार, उसने टिकट नहीं दिया। दामाद की कोई इज्जत नहीं, उसकी कोई पूछ नहीं हुई। सोचिए केएल शर्मा को टिकट देते, अरे देते रॉबर्ट वड्रा को ही। लेकिन समस्या थी कि अगर रॉबर्ट वाड्रा वहां से चुनाव हारते तो इसको गांधी परिवार के हार के रूप में जाना जाता, और गांधी परिवार इसी से बचना चाहती, इसीलिए उसने केएल शर्मा को टिकट दिया। तो दोस्तों, अभी तक हालात ये हैं कि अमेठी और रायबरेली से तो गांधी परिवार का युवराज आ रहा है, लेकिन अमेठी को गांधी परिवार ने, मुझे लगता है, हमेशा के लिए त्याग दिया है, क्योंकि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वहां से चुनाव लड़ने के आया ही नहीं। सोचिए, ये 6-7 दशक से, जब से अमेठी लोकसभा का गठन हुआ, तब से यहाँ पे गांधी परिवार का दबदबा था। तब से यहाँ पे गांधी परिवार छोड़ करके किसी ने लड़ने की बात सोची ही नहीं। इस लोकसभा का गठन जो है संभवतः 1967 में किया गया था। तब से ये परिवार ये जो सीट है वो गांधी परिवार के पास था। लेकिन 2024 तक आते आते इनका ये दबदबा, इनकी ये पकड़ सब खत्म हो गई। कुछ भी अस्थायी नहीं है दोस्त, समय के साथ सबको खत्म हो जाना है, चाहे वो जीव जंतु मनुष्य हो या लोकप्रियता हो, संपत्ति हो, कुछ भी, सब कुछ खत्म हो जाता है समय के साथ साथ। नहीं तो कौन सोचा था कि गांधी परिवार के खिलाफ एक अदना सी अभिनेत्री आकर के चुनाव जीत जाएगी, और उसके बाद वो परिवार, गांधी परिवार, द ग्रेट गांधी फैमिली, कभी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि आकर के वहां से दोबारा अपने परिवार के किसी सदस्य को खड़ा कर पाए। तो दोस्तों, यही विधि का विधान है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, लेकिन किसी को ठेस मत पहुंचाइए दोस्तों।